लड़का लोग बहुत कम आया। सवाल पूछना है। कहाँ तक बताए थे? ट्वेंटी वन बता दिए थे ना। 21 में क्या क्या बताए थे? ए नंबर बताए हैं, बी नंबर भी बताए हैं, सी भी बताए हैं। अच्छा, ई भी बताए होंगे, जी नंबर बताए हैं ना। नंबर तो लोग नहीं लिखता, सारा हम नंबर लिखाए हैं। वही ना, आप पूछ रहे हैं तो आप कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा, कहाँ तक बताएं। बारिश हो चाहे जो भी हो, क्लास तो चलता है ना। तब उस दिन जी नंबर बता दिए थे ना। 1/log(x - 1/log(x) का होल स्क्वायर बता दिए हैं ना। तब तो सीधे हम लोग को एक जो छूटा हुआ है पार्शियल। अच्छा, 19 नंबर में सवाल भी पूछना है, बनाया नहीं है तू लोग जी? इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इसी में आपको आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले रेशनल फंक्शन क्या है बताए हुए हैं। हाँ, तुम लोग बोलता कुछ नहीं है। बताए हुए हैं तो यस या नो, कुछ नहीं। उसका रीज़न क्योंकि कुछ याद ही नहीं। पिछला जो हम क्या क्या बताएं वो याद रहेगा तब ना बोलेगा हाँ बताएं या नहीं बताएं। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स। इस फॉर्म का जो भी फंक्शन हो, फिर जहाँ पे क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दो पॉलिनोमियल के अनुपात को ही रेशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे कभी दे दिया f(x) बराबर x + 1 बाई x² + 3x + 1
तो कहेंगे रेशनल फंक्शन है। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, और दो पॉलिनोमियल के अनुपात को रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो px/qx के फॉर्म में होगा वही आपको रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म px/qx where qx is not equal to 0 and px and qx are polynomial is called, उसको कहेंगे रेशनल फंक्शन। ये तो ठीक है, ये तो समझ गए कि रेशनल फंक्शन जब भी आएगा तो पॉलिनोमियल के अनुपात ही आएगा, दो पॉलिनोमियल का अनुपात। अब सवाल उठता है कि इस रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का क्या मेथड है। रेशनल फंक्शन px/qx का इंटीग्रेशन। पहला केस, when degree of numerator is greater than equal to degree of डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब हो गया px ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर का मतलब हो गया qx। अगर ऊपर वाला का डिग्री, ठीक है, इसका डिग्री इससे ज़्यादा हो या बराबर भी हो, देन टू इंटीग्रेट हमको करना है fx को, देन टू इंटीग्रेट fx वी यूज़ डिवीज़न मेथड। ये पहले भी आपको बता चुके हैं, डिवीज़न मेथड। अगर ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से ज़्यादा होगा तब हम लोग डिवीज़न मेथड को यूज करेंगे। दैट इज fx का वैल्यू जो है ये px/qx के बराबर है, यानी कि px में आप qx से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ आएगा। तो मान लीजिए कोशिएंट जो भी आ जाए, यहाँ पे दोनों का वैल्यू लिखिएगा और नीचे में रिमाइंडर आएगा, है ना। इतना बराबर हो जाएगा, जो भी कोशिएंट आएगा वो लिख दीजिएगा, प्लस रिमाइंडर बाई जो रिमाइंडर बचेगा उसमें qx से भाग देंगे। यानी कि इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये फार्मूला आपको वहाँ भी लिखाए होंगे, हो सकता है ये सब में हम सिंबल अलग यूज किए हों, नहीं कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही था और इस पर सवाल भी आप बना चुके हैं। मेन हम लोग को पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये मेथड केवल लिख लीजिए, एक सवाल मिलेगा इसमें भी जहाँ पे डिवीज़न मेथड को हम लोग यूज करेंगे।
हो गया। समझ गए डिवीज़न मेथड कब यूज करना है? जब न्यूमरेटर का डिग्री यानी कि ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले से बड़ा हो या बराबर हो, दोनों केस में यूज कर सकते हैं। और यूज करने का तरीका यही होगा। फार्मूला यही वाला है, ठीक है, ये वाला। px में जब qs से भाग देंगे तो कोशिएंट जो भी आ जाए और जो बचेगा रिमाइंडर उसमें जिससे भाग दिए थे डिवाइजर से वैसे लिखना है। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही उसका इंटीग्रल होगा। अब आइए पार्शियल फ्रैक्शन वाला केस 2। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is strictly less than degree of denominator। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो, बराबर नहीं, देन टू इंटीग्रेट एफ का मतलब हुआ रेशनल फंक्शन। टू इंटीग्रेट एफ वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे और यही हम लोग को पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। लड़के लोग सब सोमवारी कर लिया का जी? सब अब्सेंट हैं। तुम लोग नहीं की है? की है तो भूखी हुई है। और तुम लोग जी वो की है? हम नहीं, हम लोग का समय ख़त्म हो गया करने वाला। जब पढ़ते थे तो किए थे, जब पढ़ते थे ना तो किए थे। अब जो हम लोग का ख़त्म हो गया। हाँ, चारे के लिए कुछ मिलने वैसा कुछ नहीं है। एक श्रद्धा होता है, उसके लिए किया जाता है। नहीं, अब समझ गए कि श्रद्धा कोई ज़रूरी नहीं कि सहिए के किया जाए, बिना सहे हुए भी हो सकता है। उस समय नहीं पता था। और दूसरा है कि जो उस समय का उम्र होता है ना, तो खाने पीने का भी शौक़ होता है। अभी तो बहुत सारा सुविधा हो गया। हम लोग का जब उम्र में मतलब उस समय इतना मतलब डेवलप नहीं था पैसे से आदमी, तो जितना अभी फल उल का सुविधा है कि जब चाहे खा लिया, वैसा उस समय नहीं था। हम लोग खाने के लोभ से भी कर लेते थे कि आज तो फल मिलेगा खाने, समझा। तो अभी जो है इसी तरह मिल जाता है, तो अब क्या दिक्कत है। गांव देहात में जो करता है मैक्सिमम वैसा ही रहता है कि आज जो है कम से कम गार्जियन हमको फल उल ला के देंगे, क्योंकि वहाँ फल ऐसा नहीं कि जब चाह ले लिया। यहाँ तो है कि जब तुम्हारा इच्छा हुआ खा लेती है। देखो वहाँ का सिस्टम अलग है। हाँ, उसी के दौरान जो है वो लोग फल उल कुछ खा लेता है। और वही तरीका था हम लोग का सहने का, मेन मकसद वही था, समझे।
फंक्शन हमारा यही था, ठीक है। ये आपको रेशनल फंक्शन था पी एक्स बाई क्यू एक्स। अब पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं? पहला तरीका, पेन फैक्टर्स ऑफ, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ क्यू एक्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। मतलब समझे, ये हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉलिनोमियल है, तो इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, यानी कि 2 पार्ट 3 पार्ट जितना भाग में वो टूटे फैक्टराइज करेंगे। अगर उसका फैक्टर कैसा हो, लीनियर, यानी कि पावर 1 होना चाहिए, और नॉन रिपीटेड, यानी कि रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने यही समझना है, बाकी सब याद रखिए नहीं रखिए उससे कोई मतलब नहीं। पी एक्स ऊपर वाला से कुछ मतलब नहीं, नीचे वाले को फैक्टराइज किए और मान लीजिए ऐसा आ गया, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, जितना फैक्टर आ जाए। तो यहाँ क्या है, x का पावर 1 है, लीनियर हो गया, x का पावर 1 लीनियर, x का पावर 1 लीनियर, तो सब का सब लीनियर है। और नॉन रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं किया, ये अलग है, x माइनस ए, ये अलग है, x माइनस बी। तो जब क्यू एक्स को जब फैक्टराइज किए तो ऐसा मिला, ठीक है। और क्यू एक्स का फैक्टर जब लीनियर और नॉन रिपीटेड होगा तो आप प्रत्येक फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट लीजिएगा, पहला कांस्टेंट, और एक फैक्टर डाल दीजिए जो इच्छा है। ऐसा नहीं कि पहला ही डालना, तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। फिर दूसरा कांस्टेंट बाय सेकेंड फैक्टर, तीसरा कांस्टेंट बाय थर्ड फैक्टर, इस तरह से तोड़ देंगे। अब हमारा काम होता है ए बी सी का वैसा मान निकालना जब ये तीनों को जोड़े तो यही आ जाए, यही है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसको अलग अलग तोड़ दिए, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, फैन फैक्टर्स ऑफ क्यू एक्स आर लीनियर एंड रिपीटेड, यानी कि क्यू एक्स को फैक्टराइज किए और फैक्टर जो है आपको लीनियर तो मिला लेकिन रिपीट कर गया। रिपीट का मतलब 2 बार 4 बार ऐसा हो सकता है। जैसे जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं मैथमेटिकली, उसी पर ध्यान दीजिए, वही आपका यूज होगा। जैसे मान लीजिए एक फैक्टर आ गया x माइनस ए, और ये जो है एक फैक्टर आ गया x माइनस बी का पावर 3, 2, ऐसे हो सकता है। यानी कि ये कितना बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट कर गया, जबकि ये एक ही बार है। तो जो एक बार रिपीट किया, एक कांस्टेंट को डाले और पहला फैक्टर लिख दिए, ये समाप्त हो गया। लेकिन वो 3 बार रिपीट किया तो उसको कैसे लिखेंगे, b, यानी कि दूसरा कांस्टेंट x माइनस बी, उसके बाद तीसरा कांस्टेंट x माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद चौथा कांस्टेंट x माइनस बी का होल क्यूब। कहने का मतलब जितना बार रिपीट किया उतना कांस्टेंट लेंगे। 3 बार, तो इसके लिए स्पेशल एक कांस्टेंट तो यहीं ले लिए, x माइनस बी का पावर 1, x माइनस बी का पावर 2, x माइनस बी का पावर 3, और सबके लिए एक एक कांस्टेंट। समझ गए? अभी केवल नियम बता रहे हैं, सवाल नहीं। ये आज अंतिम मेथड पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का। 4 जो मेथड था, ये चौथा मेथड आप पढ़ रहे हैं।
हो गया जी। तीसरा नियम, when factors of Qx are quadratic and non-repeated, जब Qx का फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा और नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक में थोड़ा लंबा होता है, इसलिए फैक्टर का संख्या यहाँ पे केवल 2 ही हम दिखा रहे हैं। नीचे वाला को फैक्टराइज किए, मान लीजिए ऐसा आ गया। पहला फैक्टर क्वाड्रेटिक में है, x का पावर 2 है, और ये दूसरा फैक्टर है। 2 ही फैक्टर लिए हैं। इस तरह से 3 फैक्टर भी हो सकता, वैसे नहीं रहेगा जनरली। तो जब क्वाड्रेटिक में रहेगा फैक्टर तो कांस्टेंट जो है, अब सिंपल कांस्टेंट नहीं लेंगे, कांस्टेंट इस तरह से लेना है। कांस्टेंट यानी कि लीनियर फंक्शन को ही कांस्टेंट लेंगे। ax प्लस बी, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो कांस्टेंट का रूप ऐसा होगा, ax प्लस बी, cx प्लस डी, ex प्लस एफ, ऐसा। तो एक कांस्टेंट समझिए ये ax प्लस बी, और उसके बाद एक फैक्टर को डाल दिए। क्वाड्रेटिक होगा तब प्लस, उसके बाद दूसरा फैक्टर को रखना है तो उसके लिए फिर कांस्टेंट का रूप ऐसा ही होगा, cx प्लस डी, अब बाई सेकेंड फैक्टर। ठीक है। अगर एक फैक्टर और आता तो कांस्टेंट हम लोग कैसा लेते, ex प्लस एफ, यानी कि क्वाड्रेटिक का जो कांस्टेंट लेना होगा हमेशा इस रूप में आएगा। और अंतिम, खिसकने कैसे लगा दिया, क्यों खिसकता है? चौथा, पेन, इसका यूज़ लगभग नहीं के बराबर होगा आपको। When factors of Qx are quadratic and repeated, इसका लगभग एक भी सवाल नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक ही नियम बाकी है उसको भी लिखा दे रहे हैं पूरा का पूरा। अब यहाँ से लेके पीजी तक भी पढ़िएगा तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन फिर दूसरा नहीं मिलेगा, पूरे बता दिए। px नीचे में जब तोड़े तो ये जो है मान लीजिए क्वाड्रेटिक आया, और चूँकि इसका कांस्टेंट बड़ा होता है तो ज़्यादा पावर नहीं ले रहे हैं, 2 लिए। मान लीजिए 2 बार रिपीट किया, केवल तरीका सीख लेना है कि कैसे लेना है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, पावर 2 है यानी कि 2 भाग में तोड़ना है, तो एक कांस्टेंट लिए, कांस्टेंट का रूप हमेशा ऐसा होगा।
बाई ax² प्लस bx प्लस c, फिर पावर 2 है तो फिर एक कांस्टेंट तो cx प्लस d, और उसके बाद इसी का पावर पहले 1 था अब 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए पावर 3 रहता तो एक और लेते ex प्लस f, और उसके बाद ax² प्लस bx प्लस c का पावर 3 हो जाता। अब चलिए सवाल में, पार्शियल फ्रैक्शन का ये नियम आप जान गए। एटीन वाला सवाल जो था वही पार्शियल फ्रैक्शन पे था। ये आपको इंटीग्रेट करना है x बाई x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। रेशनल फंक्शन है ना, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। ये अच्छा बात है कि आपको फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, नीचे में फैक्टर दे दिया है, ठीक है। फैक्टर ये पहले ही से दे दिया, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देता तो आपको फैक्टराइज करना पड़ता। अब हम लोग को यहाँ पे 2 मेथड पढ़ रहे हैं, डिवीज़न मेथड भी केस 1 में जो बताएं और पार्शियल फ्रैक्शन भी। तो आपको तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना है या डिवीज़न मेथड पे। तो बताइए ऊपर वाला का डिग्री कितना है, 1 है, और नीचे वाला का डिग्री 2। ये कैसे समझ गए? जब आप x इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला का डिग्री ज़्यादा है और ऊपर वाला का डिग्री कम है। और उसमें लिखाए हैं कि डिग्री अगर ऊपर का नीचे से कम हो जाए तब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो एस ये सब लिखना नहीं था, पहला सवाल हम लिख दे रहे हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। So, to integrate it, we use partial fraction। पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे? वी हैव, इंटीग्रेंड के विषय में बात कर रहे हैं, यही हमारा इंटीग्रेंड है। x बाई x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। बताइए आप 4 नियम पढ़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे, कौन सा यूज कीजिएगा? पहला वाला, जो फैक्टर है नीचे वाला को देखना, फैक्टर दोनों लीनियर है, क्या ये रिपीट किया है? अलग अलग है, यानी कि पहला नियम यूज करना है। तो एक फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट, फिर दूसरा फैक्टर के लिए दूसरा कांस्टेंट। अब हमारा काम है ए और बी का मान निकालना, ऐसा वैल्यू कि दोनों को जोड़ने के बाद फिर यही आ जाए। इसमें कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम लीजिए, x प्लस 2 और 3 माइनस 2x। ए का गुना इसके साथ होगा, जोड़ेंगे तब, प्लस, और बी का गुना हो गया x प्लस 2 के साथ, ठीक है। लिखिए अगले पेज में, आप बताते हैं, अभी लंबा है।
हो गया। आगे बढ़े। देखिए, इसको हम लोग लिखना चाह रहे हैं दो टर्मों के सम या डिफरेंस में। हम लोग लिख दिए, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि ए और बी का मान कितना होगा। ए और बी का वैसा वैल्यू निकालना है कि जोड़ने के बाद यही आ जाए। कहने का मतलब इसका मान और इसका मान सेम होना चाहिए। तो इसको जब जोड़े तो ये आ गया, इसका मतलब इसका वैल्यू सेम होगा। अब नीचे वाला तो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वही यहाँ भी है। ये दोनों आपस में बराबर कब हो जाएगा? नीचे वाला तो नीचे वाला के बराबर ही है, यानी कि ऊपर वाला का वैल्यू कितना होना चाहिए? x होना चाहिए, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाला का वैल्यू जो है x के बराबर कर दीजिए। पुट क्या है, a इंटू 3 माइनस 2x और क्या है जी, b इंटू एक्स प्लस 2 बराबर x। इसको क्या कीजिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इसको a इंटू 3 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर वाला को ऊपर वाला के बराबर कर दिए, x के बराबर। अब हमारा काम है a और b का मान निकालना। कैसे निकालेंगे? एक एक फैक्टर को ज़ीरो कर दीजिए। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर है, एक ये था एक ये था। पहला फैक्टर को ज़ीरो किए, 3 माइनस 2x को ज़ीरो। बताइए तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3 माइनस 2x को ज़ीरो कर दिए, डायरेक्ट ये सब लिखिएगा, है ना। x बराबर होगा 3/2 इन 2, समझे। 3 माइनस 2x को ज़ीरो किए, यानी कि x बराबर 3/2 डाल दीजिए इक्वेशन 2 में। a और इसको तो आप ज़ीरो ले लिए, प्लस b, x का वैल्यू 3/2 और प्लस 2, फिर x का वैल्यू 3/2। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। 2 दूना 4 और 3 7, 7/2 b बराबर 3/2, 2 कट गया, तो b बराबर कितना होगा जी? 3/7। b का मान निकाल दिए। अब दूसरा फैक्टर को ज़ीरो कर लीजिए। यानी कि x का वैल्यू कितना? -2, इक्वेशन 2 में ही डाल रहे हैं। तो a 3 और x के जगह पे डालना है -2, तो -2 में -2 से गुना किया तो माइनस माइनस +4, प्लस b और x प्लस 2 का वैल्यू ज़ीरो लिए, x का वैल्यू -2, ये हो गया 7a बराबर -2 और a का वैल्यू -2/7। a निकाल दिए, b निकाल दिए, 10। अब इसका वैल्यू लिखिए, कहाँ गया? देखिए, आप माने थे क्या? इतना बराबर a/x + 2 और b/3 - 2x। हम a और b का वैल्यू बैठा रहे हैं, ठीक है। इसी को लिखेंगे, a और b का मान बैठा रहे हैं। 10 x/x + 2
आप कॉपी में देखते जाइएगा। 3 माइनस 2x बराबर ए का वैल्यू आया है -2/7 और नीचे में x + 2 है। उसके बाद प्लस बी का वैल्यू है 3/7 बाई 3 माइनस 2x। आप ये दोनों को जोड़ के देखिए, यही आ जाएगा, समझे? दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो यही आएगा। कहने का मतलब आप इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे हमको फ़ायदा क्या हुआ, इंटीग्रेट इसी को करना था, है ना? तो अब हम इसको नहीं करके उसको करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, कॉपी में आप लोग देखिएगा कि 1 कौन है। 1 आप लिए थे i बराबर इंटीग्रल ऑफ x/x + 2, यही आप 1 माने थे, बराबर इंटीग्रल ऑफ, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखें, ये -2/7 बाई x + 2, 3/7 बाई 3 माइनस 2x। ठीक है ना जी? अब इंटीग्रेट कीजिए। पहला फंक्शन का इंटीग्रल, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और पहला फंक्शन हो गया 1/x + 2, dx तो रहेगा ही। उसके बाद दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल, ये कांस्टेंट है, बाहर निकला, और dx/3 माइनस 2x बराबर -2/7। बोलिए इसका इंटीग्रल, log x + 2, ठीक है? 1/x का log x + 2, 3/7, इसका बोलिए log 3 माइनस 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 से भाग दिए, प्लस सम कांस्टेंट बराबर -2/7 log ऑफ x + 2। इस माइनस को आगे ले आइए तो माइनस प्लस माइनस 3/7, 2 × 14 हो गया, log ऑफ 3 माइनस 2x और प्लस। पार्शियल फ्रैक्शन पे जितना भी सवाल है लंबा होगा, लेकिन हार्ड नहीं होगा, नियम के अनुसार ये चलता है। बे नंबर बन जाना चाहिए। कैसे? बे नंबर हम बता नहीं रहे हैं, लिख लिया ना? बी नंबर में इसको लिखिएगा नहीं, हम केवल समझा दे रहे हैं, यही सवाल है। एक तरीका तो आपको, बोलिए क्या कीजिएगा? हाँ, ऊपर का डिग्री 1 ही है, ठीक है, x का हाईएस्ट पावर 1, लेकिन नीचे का डिग्री 3 हो जाएगा। ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन को दो तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप इसको फैक्टराइज कर दिए ऐसे, a² - b² बराबर a + b × a - b,
ये सारा जो है लीनियर हो जाएगा। और जब लीनियर होगा तो इसको 3 पार्ट में तोड़ दिए, a/x+1, b/x-1 और c/2x+3। ठीक है। और उसके बाद ऐड करेंगे, जितना आएगा ऊपर में उसका वैल्यू किसके बराबर, 2x-3 के बराबर। ऊपर वाला के बराबर कर दीजिएगा और एक एक फैक्टर को ज़ीरो करेंगे। जब इसको ज़ीरो कीजिएगा तो एक वैल्यू निकल जाएगा, इसको ज़ीरो करेंगे तो दूसरा वैल्यू, और इसको ज़ीरो करेंगे तो तीसरा वैल्यू। ABC का मान निकल जाएगा और ABC का जो भी मान आएगा यहीं पे बैठा देंगे और उसके बाद इसके जगह पे इसको डालेंगे ABC का मान लिखने के बाद, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा। दूसरा तरीका था कि इसी सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे। यही सवाल था आपका। अब मान लीजिए हम इसको फैक्टराइज नहीं करते, ये क्वाड्रेटिक में आ जाता और ये लीनियर है। तो लीनियर के लिए एक कांस्टेंट हम डाल दिए, सीधा ये तो समाप्त हो गया। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का एक अलग तरह का कांस्टेंट रहता था, क्या, bx+c/x²-1। ऐसे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 ही फैक्टर यूज किए, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। लीनियर के लिए सिंपल कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक का बताए थे कि क्वाड्रेटिक का जो भी कांस्टेंट लेंगे ax+b, cx+d ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये तो यूज कर दिए, तो उसके बाद वाला ले लिए bx+c, अब बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ जब 2 ही फैक्टर है लेकिन अननोन का संख्या 3 है, तो 2 फैक्टर को ज़ीरो करके आप आसानी से 2 अननोन निकाल लीजिएगा, तीसरा अननोन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि उसको कैसे निकालेंगे। चलिए अब सवाल में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा उसको बताते हैं। यह समझ गए तो आप लोग सीधा ऐसे बना लीजिएगा, ये भी आ जाएगा कि तीसरा वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो अभी सवाल में आएगा। ये केवल बता दिए कि आपको जैसे इच्छा है बना सकते हैं। तो दूसरा सवाल अपने से बनाइएगा और हम अभी फ़िलहाल अभी क्वाड्रेटिक पे नहीं जाके हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर किधर गया, 18 का डी। ठीक है। रिपीट जब करेगा तब कैसे बनाएंगे, वहीं पे आप समझ जाइएगा कि जो वैल्यू नहीं निकलेगा कैसे निकालेंगे। x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 ना। यही सवाल है जी। मान लीजिए अब बताइए ऊपर का डिग्री कितना है, 1, और नीचे का डिग्री कितना है, 3 है ना। ये खुद जो है इसका होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो पावर 2 आएगा और एक पावर यहाँ 2, 1, 3। ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से कम है, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। वैसे हम पहला जो सवाल बताएं उसमें लिख दिए थे कि क्यों यूज कर रहे हैं, अब डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। x/x-1 का होल स्क्वायर और इंटू x+2। सबसे पहले इसको एक बार में समाप्त कर दीजिए, एक ही बार है। एक कांस्टेंट दिए और चूंकि लीनियर है ये समाप्त हो गया। लेकिन ये जो लीनियर है, x का पावर 1 ही था, ये लीनियर है, लेकिन ये 2 बार रिपीट किया तो एक दूसरा कांस्टेंट लिए x-1 पावर 1 ही रहेगा, फिर एक कांस्टेंट लिए x-1 का पावर 2। ये ना तरीका बताए थे। अगर पावर 3 रहता एक और कांस्टेंट लेते
और उसके बाद x-1 का पावर 3 तक ले जाते हैं। अब ABC का ऐसा वैल्यू निकालेंगे कि इसको जोड़ने पे यही आ जाए, यही है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए हम लोग जोड़ रहे हैं। एलसीएम होगा x+2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, है ना। ये दोनों सेम ही है, तो जिसका पावर ज़्यादा था उसको हम लोग ले लिए। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया, बचेगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दिए ए से। इससे जब डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार ये है, एक कटेगा तो बचेगा x+2 और बच जाएगा x-1 भी, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये पूरा कट गया, और c इंटू x+2 ये आ गया। हम लोग को मालूम है कि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। कब होगा? नीचे वाला तो नीचे वाले के बराबर है ही, ऊपर वाला का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? x के। कर दीजिए, a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 इंटू x-1 प्लस c इंटू x+2 इज इक्वल टू, इसका जो ऊपर वाला टर्म है वो x है। फिलहाल इसको 1 मान लिए, हम लोग को काम आएगा। अब क्या करना है? अब एक एक फैक्टर को ज़ीरो कीजिए। पहला फैक्टर कौन है जी? कितना फैक्टर है बताइए तो। अगर पूछा जाए कि कितना फैक्टर है, यहाँ 2 ही फैक्टर है, एक फैक्टर x+2 और एक फैक्टर x-1, क्योंकि x-1 एक फैक्टर वो 2 बार रिपीट कर गया। आप पूछेगा कितना फैक्टर है, तो यही 2 फैक्टर है। अब वैल्यू कितना निकालना है? 3। तो आपको मालूम है कि एक फैक्टर को ज़ीरो करेंगे एक ही मान निकलेगा, 2 फैक्टर है तो 2 मान निकलेगा, एक वैल्यू तो बचेगा। अब सवाल उठता है वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे यहाँ पे निकाल रहे ठीक इसके पीछे वाला में भी वही काम करना है, अगर क्वाड्रेटिक लीजिएगा तब। तो पहला फैक्टर को ज़ीरो कर दिए, ठीक है। मतलब जहाँ पे x-1 मिलेगा वहाँ 0 डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन मान लीजिए जहाँ x-1 है ही नहीं, x-1 नहीं है तो वहाँ x बराबर 1 डालिएगा। इसमें इन2 इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं x-1 को 0, तो a इंटू ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस b और x-1 का मान 0, 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0। अब वहाँ पे x का वैल्यू डालिए, हेलो गुड आफ्टरनून। अच्छा ठीक 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 है। जीरो आ गया। अब इसमें डालिए जी, इसमें x-1 नहीं है तो x बराबर 1 डाल दिए तो कितना आ जाएगा c, और x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3, और राइट साइड में x के जगह पे 1। देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 3c का वैल्यू 1, तो c बराबर 1/3। एक तो निकल गया। अब दूसरा फैक्टर को 0 कर दीजिए। पुट दूसरा फैक्टर कौन है? x+2।
x प्लस 2 को 0 करने का मतलब है x बराबर -2 इन, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं x बराबर -2 डालिए a और x के जगह पे -2 तो -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे x प्लस 2 0 हो जाएगा यानी कि b इंटू 0, इसमें भी x प्लस 2 है तो वो भी 0 हो जाएगा और x का वैल्यू -2, ये वैल्यू आ गया 9a बराबर -2 और a का वैल्यू -2/9। अब एक बच गया, a निकल गया, c निकल गया, b निकला ही नहीं, अब फैक्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके निकाल लेंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो कंपेयर में आप देख लीजिए कि हमको कितने तरह का टर्म मिल रहा है। ये पहला सवाल है, हम पूरा तोड़ के बता दे रहे हैं, इसको लिख लिए। अब जो बता रहे हैं उसको लिखना नहीं है, वास्तविक में हमारे पास ऐसा है a और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो इतना आएगा प्लस b और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और c इंटू एक्स प्लस 2 अब बराबर है x। यही हमारा सवाल है, जो यहाँ पे लिखा है वही वहाँ लिखे हैं, बस तोड़ के लिखे, ठीक है। इसको तोड़ दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब हमारे पास कितने तरह का टर्म है। एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी एक एक्स वाला टर्म आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसमें एक्स नहीं है, जैसे इसको गुना करेंगे तो a आएगा, b का गुना -2 से किए तो -2b आएगा, c का गुना 2 से किए तो 2c आएगा जिसमें x नहीं है, तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। 3 तरह का इसमें टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट टर्म। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे निकालना चाहते, किसी से भी निकालिएगा, सब में आंसर एक ही आएगा। बस कंडीशन ऐसा होता है कि जैसे b का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं और आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दिए, हो सकता है उसमें b आया ही नहीं तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हमको कौन सा टर्म वाला ले कि उसमें आ जाए। वैसे जनरली सब में आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वैसा हो सकता है जो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को। तीसरा वैल्यू निकालने के लिए ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है ओन इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ, या ऐसा लिखिए कि लंबा हो जाएगा, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ, कोई एक टर्म ले लिए एक्स स्क्वायर, बता ही दिए थे एक्स स्क्वायर आ रहा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है। डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या क्या आएगा, जब यहाँ पे तोड़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका कॉफिशिएंट क्या होगा, नहीं 1 नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को a से गुना करेंगे कितना आएगा, a, कॉफिशिएंट a होगा, यहाँ भी तो a है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आएगा, प्लस b आएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जिसका कॉफिशिएंट b, लिखना चाहिए था यहीं से। और अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करते, कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म आता है यहाँ से कितना, नहीं a आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है, वहाँ देखिए लिखा हुआ है
तो कांस्टेंट टर्म आता है ए, और यहाँ से क्या आता है -2b, और यहाँ से 2c, यानी कि a - 2b और +2c। राइट साइड में देखिए कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 0। अब c का मान बैठा दीजिए, a का मान बैठा दीजिए, b निकल जाएगा। या इसमें जो हम लोग निकाले हैं a + b, ये क्या है x² का कोफिशिएंट, इधर x² है, इधर कोफिशिएंट क्या होगा 0। अब इसको मिटा दे रहे हैं। जब समझ में नहीं आएगा तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। b का वैल्यू चाहिए तो b बराबर -a बराबर b, और a का वैल्यू तो निकाले हैं ना, कहाँ गया -2/9, यानी कि आ गया 2/9। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, वैल्यू बैठा दीजिए। थोड़ा बोरिंग टाइप का ये टॉपिक है, बहुत लंबा, इसका कोई उपाय भी नहीं, लंबा हो गए। अभी क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो उसमें और लंबा हो जाएगा। वो आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास कल बता देंगे। हो गया। यहाँ पे ज़्यादा सवाल नहीं बताएंगे, एक एक बताएंगे। 4 नियम था, और जिसमें बताए थे कि चौथा नियम पे कोई सवाल नहीं होगा, यानी कि 3 नियम पे 3 सवाल केवल हम बताएंगे। 2 सवाल बता दिए 2 नियम का, और 1 सवाल जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए, a का मान, b का मान, c का मान इसमें डाल रहे हैं, यानी कि इसका वैल्यू जो आया 10, यहाँ जगह कम हो जाएगा, अगले पेज में लिख देते हैं। बोलते जाइएगा जी, इतना बराबर a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। क्या है सवाल? 10 x/x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू x + 2 बराबर a का मान कितना आया -2/9। अब बाई क्या था x + 2, b का वैल्यू बोलिए 2/9, और मान शायद था x - 1 ना, और c का वैल्यू 1/3, और नीचे में होगा x - 1 का होल स्क्वायर। इसको जोड़िएगा, यही आएगा। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम लोग को निकालना था i का वैल्यू, और i यही था। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसके जगह पे पूरा ये बैठा दिए, -2/9 x + 2, 2/9 x - 1, 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब 3 इंटीग्रल लेगा, 3 जगह फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। और पहला फंक्शन का इंटीग्रल 1/x + 2 का इंटीग्रल, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। 1/3 इंटीग्रल ऑफ dx/x - 1 का पावर 2। बताइए
-2/9 इसका इंटीग्रल 1/x का फॉर्म है, तो 1/x क्या होता है? log x। प्लस 2/9 ये भी 1/x है, ये भी होगा log x। इसका इसका क्या होगा? तीसरा वाला 1/3 तो हम लोग लिख ही देंगे। -1/3 log 1/x - 1 क्या? log 1/x - 1 log -1/x - 1, ठीक है। देखो ये जो फॉर्म है ये तो इस फॉर्म में चल गया ना, इसको ऊपर कर दीजिए, ये वाला पावर 1 रहेगा तभी log x में जाएगा। ये पावर 1 से ज़्यादा हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x - 1 का पावर -2, ये x टू दी पावर n वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। x n, तो इसका फार्मूला क्या होता है? जितना पावर है उसमें 1 जोड़ते हैं और उसी पावर से भाग देते हैं, यानी कि फाइनली कितना आएगा? x - 1 का पावर -2 में 1 घटेगा 1 और माइनस, इसका होगा आपको x - 1 का पावर -1 और बाई -1 प्लस c, डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू -2/9 log of x + 2 प्लस 2/9 log of x - 1। इसका माइनस को आगे ले आइए तो प्लस माइनस 1/3, और इसका पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस c, ये आपको आंसर आएगा। आज पढ़ाते पढ़ाते थक गए, नहीं थकते थे, आज थक गए, इतना लंबा लंबा सवाल। इसमें आपको दो तरह का सवाल बच गया, एक तरह का, और एक तरह का जो चौथा नियम है उस पर तो सवाल ही नहीं देता है, तो उसको बंद कर दो।